अगर फर्स्ट कन्वर्जन की बात है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के जो चाचा जान थे, जब वो अपने डेथ बेड पे थे तभी नबी साहब ने उनको कहा कि अरे चाचा अब तो आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए। वो उनके साथ हर एक लड़ाई में मौजूद थे, खूब पैसा खर्च किया, बेटे की तरह मानते भी थे। बिल्कुल नबी साहब को अपने बेटे की तरह मानते थे। उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया और उन्होंने ये बात कही नबी साहब को कि आपको हिदायत देने का हक है पर फोर्स्ड कन्वर्जन करने का नहीं है। ये सब कुरान में मेंशन्ड है। तो आप शरीयत की बात बहुत करते गहरी हैं, बात है। आप शरीयत की बात करते हैं, मैंने कल भी कहा था शरीयत इज नॉट ओनली सिविल लॉ, इट इज क्रिमिनल लॉ। आप पहली चोरी करते हैं आपका हाथ काटा जाता है, आप दूसरी चोरी करते हैं आपका पैर काटा जाता है। कहाँ है वो सारे मौलाना जो कहते हैं शरीयत लो, आप कानून लेकर आइए यहाँ पे, किसने हाथ काटे? ये सख्ती है, ये सख्ती है। और आप सुन लीजिए यूसीसी का आना जरूरी क्यों है? जब इस देश की विविधता में ही एकता है, जब इस देश को फ्रीडम के लिए लेकर जाने के लिए महात्मा गांधी जी ने भी लड़ाई लड़ी, BR अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद जी ने खड़े होकर कहा कि ये हमारा देश डेमोक्रेटिक स्टेट रहेगा, तो आप इस देश को शरीयत के हिसाब से या संविधान से अलग करके तो उसी शरीयत लॉ के हिसाब से सना शरीयत लॉ तो डिस्कशन ही शरीयत की बात वो कर रही हैं वो गलत तो है। फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए पहली फुर्सत में। उन्होंने शरीयत ले लेना चाहिए पहली शरीयत फुर्सत के ऊपर हाथ रखा या उन्होंने संविधान 13 साल की बच्चियों की मैं शादी कहती हूँ उनकी वो हो जाती है। व्यक्तिगत विचार हो सकती है, वो भावनाओं में बह गई, कुछ भी हो गया। उन्होंने सर, कल से आज हम चर्चा देना शुरू कर दिया उन्होंने सर, कल से। आज हम उनकी भावनाओं में बहने के वजह से एक बार फिर इस्लाम को, जो इस्लाम कबूल करते हैं, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना। और एक और तो मैं आपको इसके लिए नहीं और सुन लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस्लाम बार बार कटघरे में खड़ा होता है। जी, चाहे वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो इस्लाम कटघरे में खड़ा होता है। ओवैसी जी के यहाँ से या कोई ऐसे नेता के यहाँ से अगर कुछ इस तरह की बातें कही जाती है तो भी इस्लाम कटघरे में होता है। मेरा पूछना है कि ये दो भाई बहनों के अलावे इस्लाम को प्रोटेक्ट करने वाले और जो कुरीतियाँ उसके अंदर चली रही हैं, जो अभी हमें जानकारी भी हुई, पहले से भी हम जान रहे थे, तो इसके खिलाफत करने वाले कितने लोग हैं? कितने मौलाना आपके जैसे हैं? सर एक सेकंड में जवाब बिल्कुल। लेकिन अगर ये एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूं, जो हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, सेकुलर स्टेट जो है, सेकुलरिज्म जो है, वो 76 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया। उसके पहले हम क्या कर रहे थे? हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मोहन भागवत जी ने अपने एक स्टेटमेंट में बहुत बढ़िया से, मुसलमानों के हो ही नहीं सकता, हिंदू अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तो उसमें हर एक रिलीजन सेफ रहेंगे। बिल्कुल। अगर आप इस्लाम, मैंने अपनी बात दे दी, मैंने आपको एक लाइन का जवाब दे दूं जरा सा। आपने कहा ना कि रिफॉर्म या उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कोई कर रहा कि नहीं कर रहा। मुसलमानों की आबादी आप अगर कहीं पर रहते हो, जैसे अब यहाँ पर उदाहरण में ले लीजिए सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफ़ाबाद, ओखला, आबादी है 1 लाख, जुलूस में लोग हैं 2000, 3000, और वो 3000 नाकारे बच्चे, निकम्मे बच्चे, सट्टेबाज, जुएबाज बच्चे हैं जो पुलिस के कंट्रोल में भी नहीं है, पेरेंट्स के भी कंट्रोल में नहीं है। अब मैं कोशिश हो रही है सर, लेकिन लगता है कि मुसलमान आप कहें कि 1 लाख परिवार रह रहे हैं और 1 लाख लोग रह रहे हैं, एक ऑन एन एवरेज घर में 10 लोग रह रहे हैं, ऑन एन एवरेज एक घर में 7 लोग रह रहे हैं। आप 3000 लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब 3% आबादी, यानी हर घर से एक व्यक्ति। नहीं, ये आपका आंकड़ा सामने है, हर घर से एक सुखद बात से सहमत हूँ और उसी सहमति में कहती हूँ 1 लाख मुसलमान अगर 10,000 ज़कात देता है, अब आप सोचिए, मैं अपने ही कौम में, अपने कौम के लिए मैं कह रही हूँ, अगर 10,000 रुपए का राशि 1 लाख मुसलमान देता है तो भी हम सिर्फ एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ क्यों है? कहाँ है कॉलेज, कहाँ है मेडिकल यूनिवर्सिटी, कहाँ है ऑर्फनेजेस? मुसलमानों का पैसा मुसलमान खा रहा है अपने एग्जैक्टली। उसमें वक्त की मैं आऊंगी आपसे, पर देखिए सर, एक सुखद चीज मैं जानना चाहती हूँ।
हमने पिछले 1 दशक में देखा कि धीरे 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 ये जो खाई है बहुत बदल गई है। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त थे, मुझे याद नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी कहा हो कि वहाँ मत जाइए या ईद में मत जाइए या वहाँ मत होइए। हम सब अब जाकर हमें अपने बच्चों को एक अलग तरीके से डायरेक्शन देने होते हैं। ये क्यों? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कभी वो सुखद सुनहरा भारत होगा? पहला आपकी पथरी में ये हो सकता है कि पीओके खुद चलकर आए हमारे पास, क्या वो कभी सुनहरा भारत हम देख सकते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा हो? और दूसरा जो ये ब्रदरहुड है हिंदू मुस्लिम, ये कभी एक बार फिर वो 2 दशक 3 दशक पुराना हो सकता है कैसा? देखिए, भारत में जो चीजें अभी खराब हुई हैं, जबकि विदेशों में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वही चीजें, वही अपनापन आपको दोबारा दिखाई देता है। सर, उस पर भी मैं आऊंगी। आप यूरोप देखिए, एक बार फिर यूरोप में जितने भी हिंदू मुस्लिम भाई, मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे कुछ चीजें शुरू हुई हैं जब मैंने अपने वीडियोस रिलीज करना शुरू किया इसको लेकर के, ज्योतिष को लेकर के। एक तो हुई कि भविष्यवाणियां सच्ची देना, भविष्यवाणियां सच्ची देने के बाद उसका विश्वास, मतलब भारतीय ज्योतिष का विश्वास दुनिया में आया कि आपने देखा 28 जनवरी से 27 फरवरी के पीरियड में जब मैंने कहा था प्लेनें हर अगले दिन क्रैश होंगी, उस पीरियड में आपने देखा कि खास अंतरराष्ट्रीय कंपनी ने अपनी 5000 विमानों को ककून करके रखवा दिया। तो ऐसी बड़ी चीजें हुई कि भारतीय ज्योतिष का विश्वास बढ़ा, जिसके कारण से मैंने ये देखा कि मेरे कुछ वीडियोस ऐसे भी थे। मैंने हांगकांग विक्टोरिया हार्बर में शूट किया था वीडियो कि गौरक्षा क्यों आवश्यक है, गाय पालना घर में क्यों आवश्यक है, गाय के होने से कैसे एंटीबॉडीज आपके शरीर में आती हैं और गौमूत्र से क्या लाभ है। जैसे उन लोगों के मन में हमेशा क्वेश्चन था कि क्यों गौमूत्र को इतना महत्व दिया जाता है। तो मैंने ये वीडियो वहां से रिलीज करवाया और आप मानेंगे कि पाकिस्तान के कई सारे चैनलों ने अपने टॉप पर वो वीडियो को पिन करके रखा हुआ, वो बकायदा अभी भी इंटरनेट पर उपलब्ध है, मेरे स्टेटमेंट्स गौरक्षा के ऊपर। और पाकिस्तान में इट इज बीइंग शेयर्ड। मेरे कई सारे क्लाइंट्स पाकिस्तान से, मेरे कई सारे क्लाइंट्स पीछे से आते हैं, भले कहते हैं हमारे कौम में हम तो छुप के कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे से आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, कुंडली का भी अध्ययन करवा रहे हैं, बकायदा महादेव जी के मंदिर में डोनेशन भी दे रहे हैं, बकायदा महादेव जी के मंदिर में हवन भी कंडक्ट करवा रहे हैं। और ये सारी चीजें पाकिस्तान, अब एक तरह से ये जो लहर है हम पाकिस्तान भी पहुंचाए हैं, हम इस लहर को और भी देशों में पहुंचाए। हम ये देख रहे हैं कि पुराना वो जो चीज है वो केवल पॉलिटिकल ढांचे में, पॉलिटिकल आंकड़े में कहीं ना कहीं फिट बैठ रहा है। और फिर मीडिया के अंदर जितना नो नौटंकी चल रहा है इसको लेकर के कि सब अलग है, सब कट्टरपंथी चल रहा है, ये सब समाज चल रहा है, तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि धरातल पर खत्म हो रही हैं, लेकिन ये इंटरनेट पर ज्यादा बवाल के जैसा दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। तो इंटरनेट से अगर सर ने कहा कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ब्रदरहुड की वापस से बात हो, माहौल अच्छा हो सकता है। मैं चाहता हूं, क्योंकि बिना ब्रदरहुड के अखंड भारत का सपना नहीं देख सकता। ज्योतिष का आग में घी कौन डालता है फिर सर? आग में घी डालने वाले देखिए कभी ब्राह्मण नहीं होते, इतना तो मैं कह सकता हूं, क्षत्रिय नहीं होते, इतना तो मैं कह सकता हूं। आग में घी डालने वाले वो लोग होते हैं, मैं बता रहा हूं, वो लोग होते हैं जो शास्त्र सम्मत तरीके से शास्त्र नहीं पढ़ते और अपने शास्त्र की बदनामी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ऐसी ऐसी बातें करने वाले लोग आते हैं। जो परंपरागत तरीका है शास्त्र पढ़ने का, आचार्यों से, ब्राह्मणों से, उनको महत्व देकर के आप शास्त्र पढ़ाइए। क्यों नहीं है कोई शास्त्र का मंत्रालय हमारे संविधान में? क्यों नहीं है हमारे केंद्र में कोई ज्योतिष का मंत्रालय? आप सभी नेता जो है ज्योतिषाचार्यों के पास जाके सलाह ले रहे हैं। ऐसा सुनहरा सपना होगा पीओके? हम राजनाथ जी से प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं कि सर पीओके कब आएगा, वो मुस्कुरा के कहते हैं अपने आप चल के आएगा। आप तो कोई तारीख, समय, सन, साल ऐसा कुछ बता सकते हैं? देखिए, पीओके की वापसी का जो समय अगर कहा जाए 2032 के बाद ही उसकी कोई मुहिम अच्छे से चलेगी। 2032 तक का जो समय है, उस समय तक में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि विस्फोटक प्रवृत्ति के ग्रह जो हैं वो गोचर कर रहे होंगे। जैसे 2027 के सितंबर तक शनि मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे, और इसके साथ में शनि अग्रसर भी रहेंगे जब तक शनि मिथुन राशि में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि शनि का दिशा होता है पश्चिम और नैऋत्य की तरफ उनका बहुत ज्यादा परचम रहता है। उनका परचम पश्चिमोत्तर कोण में बहुत ज्यादा होता है। हमारे पश्चिमोत्तर और पश्चिम कोण में हमारे पश्चिमोत्तर और उत्तरी कोण में लाई करता है पीओके। तो पीओके की वापसी का जो समय हो सकता है, जो कालखंड 2032 से 2034 का समय हो सकता है। अभी के 5 वर्ष केवल युद्ध और बहुत ही नकारात्मक चीजें हर जगह चलेंगी, क्राइसिस का ही समय चलेगा, चाहे पाकिस्तान के लिए क्राइसिस हो, चाहे इधर के लिए क्राइसिस हो, हर जगह कहीं ना कहीं हमें क्राइसिस दिखाई चलिए, मेरे पास आखिरी के कुछ 7-8 मिनट बचे हैं, तो हम जल्दी इसको डिस्कशन को रैप अप करेंगे। आप कुछ कहना चाहते थे? मैं ये कहना चाह रहा था, जो आप लोगों ने वो सवाल किया कि ये आखिर कौन इस तरह की चीजें फैलाता है, तो इसमें हमारे भारतीय लोगों का हाथ कम है, बाहर के लोगों का ज्यादा है। आप देखेंगे भारत की राजनीति को जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जितना जो बाउंड्री के बाहर से, पाकिस्तान से या जहां से भी प्रायोजित होते हैं। जैसे टेररिज्म जब से इंडिया में आया, टेररिज्म को हमने कब से समझा? 90s के अर्ली 90s में समझा। उसी समय से इस तरह के जो मिथक जो आते हैं,
जो इस तरह के प्रोटेस्ट होने लगते हैं यूजीसी के खिलाफ, और इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा विदेशी षड्यंत्र, इस पर मैंने काम भी किया है, कभी इस पर आप डिबेट रखेंगे तो मैं बताऊंगा उसमें। तो विदेशी षड्यंत्र जो है, और कुछ लोग जो अपने लिए जो स्पॉन्सरशिप करते हैं इस तरह के, तो उनका ज़्यादा हाथ होता है। यहाँ के मुसलमान 80s के जो मुसलमान थे, 70s के मुसलमान थे, ठीक सर। और आज के हम सब मुसलमान नहीं, लेकिन जो भी इस तरह के हैं जो अपने आप को शरिया कानून और इस्लामिक रूल लागू करना चाहते हैं, उसमें आप देखेंगे 80s 70s में ऐसे लोग नहीं थे, आपको ज़्यादा जानकारी होगा।